लेकिन राजनीति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए करने वाले लोग आपको उतने दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनमें संवेदनशीलता नहीं है। क्योंकि राजनीतिक पावर हासिल करना किसी भी समाज के लिए जरूरी होता है, किसी भी वर्ग के लिए जरूरी होता है, ताकि उसके माध्यम से वो कुछ दूसरा हासिल करे, कुछ बड़ा हासिल करे, जिसको बाबा साहब कहते हैं रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। आज आधुनिक युग में अगर इन व्यवस्थाओं के ऊपर आप अपनी हुकुमशाही और डिक्टेटरशिप बना के रखना चाहते हैं तो उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, उसके लिए कानून बनाने पड़ते हैं। और ये बनाने का काम कौन करते हैं? हुकुमशाह करते हैं, जिसके पास में पावर होती है। इस परिषद में जो सबसे और महत्वपूर्ण जो चीज मैं देख रहा हूं, जिसके कारण सही में बहुत कौतुक की चीज है, बहुत प्रशंसनीय चीज है। तमाम ऊपर में बालकनी में बैठे हुए मेरी माताएं बहनें हैं, नीचे में मेरी माताएं बहनी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इस परिषद की सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक जो चीज है वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है। नाखली जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप चूंकि संयोजक है नागपुर बामसिफ के, क्या आप ही अपने 2-3 साल के इन कार्यक्रमों में इतनी बड़ी तादाद में इतनी हमारे माताएं बहनें देखी होगी किसी परिषद में? कितनी बड़ी कौतुक की चीज है। यह इस चीज का द्योतक है, इस चीज का संकेत है कि हां हो सकत है, हां हो सकत है। और अगर सही में हमने इस प्रेरणा को, इस ज्योति को, इस संकल्पना को सही में तहे दिल से, सही में कमिटमेंट के साथ में, सही में उस संवेदनशीलता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में अगर हमने कार्य किया, तो कोई माई का लाल, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रोक सकते हैं इस चीज को होने से कि हां हो सकत। सिर्फ हमारे वरिष्ठ, हमारे गायक साहब ने कहा है कि हाँ हो सकत है। किसकी जरूरत है? चंद ईमानदार लोगों की जरूरत है। अगर चंद ईमानदार लोग कमिटमेंट के साथ में इस कारवा को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमें रोक सकता है। यहां तक हमारी बीमारी भी नहीं रोक सकती मुझे इस काम को आगे ले जाने। साथियों, यहां पर अभी हमारे तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बहुत ही कमिटमेंट के साथ में अपनी बातें रखी। उनके बातों में वो तन्मयता दिखी, उनकी बातों में वो संवेदनशीलता दिखी, उनकी बातों में वो निष्ठा और कमिटमेंट दिखा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। सबसे और अति महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने बोली साथियों, वो ये है कि अगर हमको अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी है, अगर हमको अपनी राजनीतिक विचारधारा मजबूत करनी है, उसके लिए गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होना बहुत जरूरी है।
ये सब हम बोलते जा रहे हैं, आगे में भी हम इस बात को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वह सत्य है, वैसा ही हमको दिख रहा है, और वो जरूरत है, वो इंपेरेटिव है, वो आवश्यक है, और इसका द्योतक हमारे महापुरुषों का संघर्ष रहा है। लेकिन सबसे और अति महत्वपूर्ण जो चीज है जो हमको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आखिर हमको राजनीति क्यों चाहिए, राजनीतिक सत्ता हमको क्यों चाहिए? क्या राजनीति प्राप्त करना ही हमारा एकमेव संकल्प है? क्या राजनीति को प्राप्त करना ही हमारा मंजिल है? क्या राजनीति को प्राप्त करना ही हमारा गोल है? क्या पॉलिटिक्स और पावर हमारा गोल है? क्या हमारे महापुरुषों ने यह कहा है कि राजनीति प्राप्त करना ही हमारा गोल है? चाहे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हो या मान्यवर कांसीराम साहब हो, तो राजनीति प्राप्त करना ही उनका गोल था क्या? राजनीति प्राप्त करना ही उनका गोल नहीं था। राजनीति को डिप्लॉय करना, राजनीति को मीन्स के रूप में, माध्यम के रूप में लेना, और इस राजनीति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोग करना, यह उनका गोल था। आप इस चीज समझिए। अगर इस चीज को हम नहीं समझेंगे तो आप ये देखिएगा कि राजनीति में आपको कहीं आते हुए और जाते हुए लोग दिखेंगे, लेकिन राजनीति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए करने वाले लोग आपको उतने दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनमें संवेदनशीलता नहीं है। क्योंकि उनको यह समझ में आएगा कि राजनीति को प्राप्त करना ही हमारा गोल है। उस राजनीति का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए करना, ह्यूमनिस्ट पर्पस के लिए करना, ह्यूमनिस्ट कॉज के लिए करना, सोशल प्रोग्रेस के लिए करना, यह उद्देश्य नहीं रहेगा उनका। यही कारण है कि मान्यवर कांसीराम साहब के बाद में जो आज तमाम वक्ताओं ने बताया कि हां कुछ हमको उतार चढ़ाव दिख रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी जड़ क्या है, व्हाट आर द रूट्स। उस रूट्स में जाने के लिए हमको आत्म मंथन करना जरूरी है कि हमारा मीन्स क्या है और हमारा गोल क्या है साथियों। क्योंकि राजनीतिक पावर हासिल करना किसी भी समाज के लिए जरूरी होता है, किसी भी वर्ग के लिए जरूरी होता है, ताकि उसके माध्यम से वो कुछ दूसरा हासिल करे, कुछ बड़ा हासिल करे, जिसको बाबा साहब कहते हैं रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि सामाजिक परिवर्तन, और उस परिवर्तन के माध्यम से लोगों की स्थिति को मजबूत करना। आज कई बार हमको ये बताया जाता है कि देखिए कल्चरल परिवेश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, आर्थिक जगत में क्या हो रहा है। अभी तमाम वक्ताओं ने बताया कि समाज में अत्याचार हमको दिखाई देते हैं, प्राइवेटाइजेशन हमको दिखाई देता है, नौकरियां कम हमको दिखाई देती है। वो एक अलग विषय है नीति का, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो बयां की गई है। ये आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि इसकी सीख आपको सम्राट अशोक के काल से भी मिल सकती है। सम्राट अशोक ने अपने राजनीतिक पावर का उपयोग, पॉलिटिकल अथॉरिटी का उपयोग किस लिए किया? सामाजिक परिवर्तन के लिए किया, धम्म को अपनाया। उसी तरीके से कोई भी जो पॉलिटिकल पावर है किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता है, किसी न किसी वैल्यूज से प्रेरित होता है, और वो राजनीतिक पावर उस विचारधारा को उस तरीके से समाज को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है साथियों। अगर आप प्राचीन इतिहास देखते हैं, मध्ययुगीन इतिहास देखते हैं, तो आपको यह दिखेगा कि एक सामाजिक व्यवस्था थी, एक राजनीतिक व्यवस्था थी। आज भी आपको पता है, यह सामान्य ज्ञान आपको पता है कि आज की भी स्थिति में एक सामाजिक जगत है, सामाजिक व्यवस्था है, और एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक सांस्कृतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन प्राचीन इतिहास में, मध्ययुगीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में
सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का जो संबंध था वो बदल चुका है। पहले सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के जकड़े में थी, पंजे में थी। जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को डिक्टेट करते थे, राजा को डिक्टेट करते थे, हुकुमशाहों को डिक्टेट करते थे। आज आधुनिक युग में जैसे जैसे परिवर्तन होते गया साथियों, वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को अलग अलग करने की कोशिश की गई। जब यूरोप में 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जब नए विचारों का सृजन हुआ और उस नए विचारों का प्रचार प्रसार भारत की भूमि पे भी होने लगा, हमारे तमाम महापुरुषों ने और समाज सुधारकों ने उन विचारों से कुछ सीखा, तो उनको यह लगने लगा, और जिस तरीके से यूरोप में होने लगा कि राजनीतिक सत्ता अलग होने लगी। क्यों राजनीतिक सत्ता अलग होने लगी, क्यों उसकी जरूरत महसूस हुई? वो इसीलिए जरूरत हुई क्योंकि उस राजनीतिक सत्ता का उपयोग कुछ चंद लोगों की हुकुमशाही और डिक्टेटरशिप और उनका डोमिनेंस रखने के लिए उपयोग किया जाता था। और इसीलिए किया गया कि इस राजनीतिक सत्ता का अलग किया जाए, व्यवस्था को अलग किया जाए। आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि हमारे महापुरुषों के बदौलत, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के बदौलत ये राजनीतिक सत्ता कमोबेश तरीके से अलग की गई, लेकिन वो पूर्णतः अलग होती हुई दिखाई नहीं देती। अभी भी आप देखोगे कि समाज से जो लोग राजनीति में जाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में जाते हैं, तो कुछ वो संस्कारों को ले जाते हैं, कुछ वैल्यूज को ले जाते हैं, कुछ विचारधारा को ले जाते हैं, और उस विचारधारा के माध्यम से उस पॉलिटिकल सिस्टम को उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं वो इसीलिए क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, कल्चरल व्यवस्था में, एजुकेशनल व्यवस्था में उनकी हुकुमशाही बनी रहे। आज आधुनिक युग में अगर इन व्यवस्थाओं के ऊपर आप अपनी हुकुमशाही और डिक्टेटरशिप बना के रखना चाहते हैं तो उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, उसके लिए कानून बनाने पड़ते हैं, और ये बनाने का काम कौन करते हैं? हुकुमशाह करते हैं, जिसके पास में पावर होती है। इस तरीके से ये व्यवस्थाएं चेंज होती है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने पॉलिटिकल पावर के ऊपर एम्फेसिस किया, ताकि उसके माध्यम से उन व्यवस्थाओं को नेस्तनाबूद किया जाए जो इनइक्वलिटी को लाती है, असमानता को लाती है, इनजस्टिस को लाती है, समाज में भेदभाव लाती है। और इसीलिए साथियों हमको उस परिवर्तन के लिए पॉलिटिकल पावर, और इस पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करने के लिए, चूंकि मान्यवर कांसीराम साहब ने जब बामसेफ की स्थापना की थी तो उसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी, उनका दर्शन था, उनका विचार विमर्श था, और वो क्या था कि ये पॉलिटिकल पावर तभी सस्टेनेबल प्राप्त किया जा सकता है जब आपकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो। अब वो गैर राजनीतिक जड़ें कौन मजबूत करेगा? किसके पास में वो समझ है, किसके पास में वो जज्बा है, किसके पास में वो समझने की शक्ति है? तो उन्होंने देखा कि ये जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके पास में वो जज्बा है, वो संवेदनशील, उनके पास में वो रिसोर्सेस है, उनके पास में वो ट्रिपल टी है, टाइम, ट्रेजर और टैलेंट, जिसके माध्यम से एक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत की जा सकती। और इसीलिए उन्होंने बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ की स्थापना के बाद में उन्होंने ये देखा कि ये जब मजबूत बनके अच्छा होने लगेगा तो इसका हमको डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा पॉलिटिकल पावर को हथियाने के लिए। आज जब हम देखते हैं कि हमारी गैर राजनीतिक जड़ें
कुछ हमको कमजोर होती हुई दिखाई देती है। संवेदनशीलता नहीं रहेगी, हमारी कमिटमेंट नहीं रहेगी और हमारी निष्ठा नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारा अगर कमिटमेंट कहीं और है, उस आइडियोलॉजी में नहीं है, उस संगठन के लिए नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारा टाइम उसके लिए, अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उन्होंने इस चीज के ऊपर तवज्जो दी कि हम जब तक हम अपना सामाजिक संगठन बामसेब के माध्यम से मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी दूसरी जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। मैं इसके ऊपर एक अति महत्वपूर्ण जो चीज है जो आपके सामने लाना चाहता हूं, जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे अतुल भाई उसके ऊपर पूरा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे, लेकिन एक जो चीज है जो इस पटल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं वो यह है साथियों, कि ये जो पूरा बामसेब का संगठन और उसकी विचारधारा है, उसके मैं दो पहलू मान के चलता हूं। और अगर हमने ये दो पहलू ध्यान में रखे तो हम इस काबिल हो सकेंगे कि इस संगठन और विचारधारा को आगे ले जाने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको पीछे खींचती हैं और कौन सी ऐसी जो चीजें हैं जो हमको मदद कर सकती हैं। हमें ये दो चीजें मजबूर करती हैं, आत्ममंथन करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं कि कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ काम करते रहूंगा, सिर्फ मैं कार्य करते रहूंगा, लेकिन अगर मैं आत्ममंथन नहीं करूंगा, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करूंगा, अगर इन चीजों के ऊपर मैं मंथन नहीं करूंगा, सिर्फ कार्य करते रहूंगा और मैं देखूंगा नहीं कि मेरी कमजोरियां क्या हैं, कहां मैं कम पड़ रहा हूं, तो मुझे संगठन में मजबूत करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो उस दिशा में नहीं कर पाऊंगा, उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, उस नेचर से नहीं कर पाऊंगा। हमारे साथ में भी कई बार संगठन में काम करते हुए ये चीजें दिखाई देती है। मैं मान के चलता हूं कि ये जो दो बातें हैं ये अति आवश्यक है। उसमें से एक बात आप सब लोगों ने बता दिया है, कौन सी है वो चीज? हमारे विचारधारा की चीज। मैं मान के चलता हूं कि आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े आप अफसर हो, कितने भी बड़े पद पे हो, कितने भी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हो, चाहे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, चाहे आप यूरोप में हो, हार्वर्ड में हो, ऑक्सफोर्ड में हो, स्टैनफोर्ड में हो, जब तक आप एक सृजनात्मक विचारधारा के प्रति कमिटमेंट नहीं करेंगे, आपका वो पद, वो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, वो आपकी प्रोफेसरशिप या आपकी बड़े कमिश्नरी या अफसरशाही किसी काम के नहीं आ सकी समाज के लिए, क्योंकि आपका उस आइडियोलॉजी के प्रति कोई कमिटमेंट ही नहीं है। तो आपके पास में सारे के सारे रिसोर्सेस होने के बाद आप उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं कर सके। और इसीलिए आपको विचारधारा हमारी क्या है यह समझना जरूरी है। हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशल आइडियोलॉजी, कल्चरल आइडियोलॉजी, एजुकेशनल आइडियोलॉजी जो हमको बाबा साहब ने दिया और उसके बाद में मान्यवर कांसीराम साहब ने बामसेब के माध्यम से प्रचारित की, यह जानना जरूरी है। और नहीं तो हम असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं साथियों, और इसमें ही कई बार हमारा समय चले जाता है। आज मैं कई बार ये देखता हूं इधर उधर, मैं पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये जो बहुजन समाज में जितने भी हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा इतना बड़ा जो वर्ग है, ऐसा दिखता है कि जैसे कि एक ब्राह्मणवादी, एक मनुवादी हमसे ये कह रहा है कि देखो वो ब्राह्मणवादी और मनुवादी से मैं अच्छा हूं इसलिए तुम इधर आ जाओ। दूसरा ब्राह्मणवादी हमसे ये बोलेगा कि सी मैं अच्छा हूं इसलिए इधर मेरे संगठन में आ जाओ। इस भ्रम से, इस दुविधा से हमको मुक्ति लेनी जरूरी है आत्ममंथन करते हुए। और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, हमारे महापुरुषों ने हमको बताया हुआ है। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा।
ये बाबा साहब के वक्त भी हुआ, ये मान्यवर कांसीराम साहब के भी वक्त हुआ, आज भी वो हो रहा है और आगे में भी आपको वो होते हुए दिखाई देगा। उसको समझना और क्लैरिटी लाना अपने विजन में, यह जरूरी है। ये तमाम जो बातें हमारे अभी वक्ताओं ने बताया साथियों, जो दूसरी चीज जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसके ऊपर हमको आज फोकस करने की जरूरत है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, देख लीजिए आप। वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो चीज है वो हमको महापुरुषों के पर्सनल लाइफ से सीखने को मिलती है, उनके व्यक्तिगत जीवन से सीखने को मिलती है। उन्होंने आइडियोलॉजी बताते वक्त, संगठन को चलाते वक्त, भाषण देते वक्त, ये सारी चीजें करते वक्त अपनी पर्सनल लाइफ किस तरीके से जी, उन्होंने लोगों से कैसे बात की, संगठन में जब व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ बात करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, कार्यकर्ताओं से बात करते थे, कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को देखते थे, तो उस वक्त वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरीके से बताते थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस वेरी एस्पेक्ट। हम कई बार इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमको लगता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ हमने महापुरुषों के विचारों को बताते हैं, उनको दोहराते हैं, उनके कौशल को बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने संगठन को बनाया। लेकिन हमको यह जरूरी है कि इस संगठन को बनाते वक्त उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कैसे कोऑर्डिनेशन किया, लोगों से कैसे बात की, कम्युनिकेशन कैसा था, ये चीजें हमारे लिए मायने रखती है। ये संगठन को बनाने के लिए मायने रखती है। इतनी बड़ी तादाद में आप जब सब यहां आए हो तो सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी के बदौलत नहीं आए हो। वो आइडियोलॉजी को ले जाने के लिए जो तन्मयता दिखी है हम सब में, उस आइडियोलॉजी को ले जाने के लिए जो कमिटमेंट आपने देखा, संवेदनशीलता देखी, उसके कारण आए हो आप। बोलिए हां या ना। ये चीजें अगर हम ध्यान देते हैं साथियों, तो हमारा संगठन और बामसेफ की जो विचारधारा है, जो समतामूलक समाज को आगे ले जाने के लिए हमको कारगर सिद्ध हो सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा और सफल होगी। इन चीजों को अगर हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के संगठन, हमारे तहसील लेवल के संगठन, हमारा युवा, हमारी माताएं बहनें इस संगठन से और जुड़ सकती है। और देखिए कि हमारी जो आशाएं हैं वो हमको एक्चुअल रियलाइजेशन होते हुए नजर आएगी। अभी चूंकि लंच का पीरियड है और आगे में अतुल भाई अपना पूरा के पूरा आपके साथ में प्रेजेंटेशन देंगे। हमने जो चीजें सारी बताई है वो आपको एक एक करके और बताएंगे। तो इन दो शब्दों के साथ में मैं आप लोगों से रुखसत लूंगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने बाबा साहब की और मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए पूरे तन मन धन से और पूरे TTT के साथ में काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे सुना और मुझे कार्यकर्ताओं ने और संगठनों ने थोड़ा सा वक्त दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशी।